नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी के 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। यात्रा के प्रथम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अपनी समकक्ष के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति मुर्मू आज भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। इसके अलावा अपनी अल्जीरिया यात्रा में राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिद्दी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय को भी करेंगी संबोधित। विदेश मंत्रालय के अनुसार अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मारिटानिया का दौरा करेंगी और ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब मारिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। मारिटानिया की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मारिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद शेख अल गजौनी से भी करेंगी बातचीत। राष्ट्रपति मुर्मू की मारिटानिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी है मिलने की उम्मीद। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी करेगी बातचीत। यात्रा भारत मारिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को देगी और बढ़ावा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मारिटानिया के बाद मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मेक्वार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का करेंगी दौरा। मलावी की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मलावी की अगुवाई के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने वाली हैं। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से भी होगी बातचीत। राष्ट्रपति मुर्मू की अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी की राजकीय यात्रा अफ्रीकी देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता। ये यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद हो रही है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय के पास बांद्रा ईस्ट में हमलावरों ने मारी गोली। डॉक्टरों के अनुसार बाबा सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक का नाम गुरमैल बलजीत सिंह है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की। आरोपी 1.5 से 2 महीनों से मुंबई में थे और उन पर नजर रखे हुए थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरे आरोपी की तलाश जारी, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की कई टीमें जुटी हैं। वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की अलग अलग टीमें मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी की राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अधिवक्ता उज्जवल निकम का कहना है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मुंबई क्राइम ब्रांच जरूर सच का पता लगाएगी और मुझे नहीं लगता कि इसमें राज्य मशीनरी की कोई विफलता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बाबा सिद्दीकी के हत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोई भी कानून से बच नहीं सकता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि मुंबई में एक नेता की इस प्रकार हत्या आश्चर्यजनक है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के निधन से जहां पूरे राजनीतिक हलके में शोक की लहर है, वहीं बॉलीवुड भी शोकाकुल है। और उस बीच बाबा सिद्दीकी के करीबी रहे अभिनेता सलमान खान के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को बढ़ाया गया। पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हाथ होने की संभावना जताई। आपको बताएं कि इसमें पूर्व भी सलमान खान ने मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपनी जानमाल को खतरा बताया था।
उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ने लगा। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। इस बीच उपचुनाव पर आज दिल्ली में भाजपा हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं और हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। भाजपा ने 3 सीटें जीती, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में एक सीट आई थी। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। विजयदशमी के अवसर पर सरसंघचालक मोहन भागवत का भाषण इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां देश विरोधी शक्तियों पर निशाना साधा, वहीं देश के भीतर हो रही घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की है। अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता रेपकांड को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और सत्ता के बीच साठ-खाट होने के कारण इस तरह की घटनाएं जो है उन्हें श्रेय मिलती है। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है और सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 महीने पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं। उन्हें वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिनकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। उधर डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा की भी तबीयत खराब होने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को भी आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। आपको बताएं कि जूनियर डॉक्टर्स ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। गतिशक्ति योजना के 3 साल पूरे हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि धन्यवाद गतिशक्ति, आपकी बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पापकुंशा एकादशी के अवसर पर आज गंगा आरती की गई। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 1000 करोड़ के सामान बेचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% ज्यादा। सेबी एसएमई कंपनी ट्रफेक्सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ओर से आईपीओ दस्तावेजों में किए गए खुलासे की विस्तृत जांच का फैसला कर चुका है। सेबी ने बीएसई को कंपनी के शेयर की सूचीबद्ध करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया। सेबी की जांच 30 दिनों में पूरी हो जाएगी। केंद्र ने राज्यों को लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया जारी। कर हस्तांतरण की कुल राशि 1,78,173 करोड़ रुपए, जबकि सामान्य मासिक हस्तांतरण 89 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये राशि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जारी की गई ताकि राज्यों में पूंजीगत खर्च में तेजी लाने में मदद मिले और कर हस्तांतरण की कुल राशि अलग अलग राज्यों में बांटी गई। हेमंत जैन ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने संजीव अग्रवाल का स्थान लिया। उद्योग मंडल ने एक बयान में कहा कि राजीव जुनेजा ने पीएचडी सीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अनिल गुप्ता ने उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। हेमंत जैन ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में पीएचडी सीसीआई का नेतृत्व करना सम्मान की बात। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ से ज्यादा की 208 बड़ी परियोजनाओं का आकलन किया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अब अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। दशहरे पर घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत में काफी इजाफा हुआ। चांदी भी सर्वोच्च स्तर पर रही। सोने की कीमत 760 रुपये प्रति 10 किलोग्राम उछली। वहीं दिल्ली में चांदी 96,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि पिछले 10 दिनों में हुआ 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि दिवाली तक बम्पर कारोबार होगा और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर रही। केंद्र सरकार ने HUL को महारत्न का दर्जा दिया। इसके साथ ही ये मकाम हासिल करने वाली वो 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया। HUL परियोजनाओं में अपनी संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है और सरकार की मंजूरी के बिना विदेशी उद्यमों में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकता है। अमेरिका ने ईरान के तेल को एशिया में खरीदारों को बेचने के लिए अवैध रूप से ले जाने के आरोप में दर्जन भर जहाजरानी कंपनियों को प्रतिबंधित किया। ईरान के 1 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के बाद उसके ऊर्जा व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में अपने सैनिक भेजने वाले 40 देशों ने की शांति सैनिकों पर हुए इजरायली हमले की निंदा। एक संयुक्त बयान में 40 देशों ने सभी पक्षों से UNIFIL के मिशन का सम्मान करने और अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। UNIFIL ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी जंग जारी है। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों में कम से कम 5 शांति सैनिक घायल हुए। पॉलिश संयुक्त राष्ट्र मिशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसी कार्रवाइयां तुरंत बंद होनी चाहिए और इसकी पर्याप्त जांच होनी चाहिए। संयुक्त बयान पर इंडोनेशिया, इटली और भारत सहित अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए। कोस्टा रिका के कुछ हिस्सों में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि भूकंप से जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र कोस्टा रिका के प्रशांत तट पर तमारिंडो से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में निकारागुआ की सीमा के पास जहां से महसूस किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो के अरेरा शहर में रैली के दौरान कहा कि वह संकल्प लेते हैं कि 5 नवंबर 2024 अमेरिका में मुक्ति दिवस होगा। ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करेंगे।
और ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले प्रवासियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में अवैध लोगों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमा को बंद कर देना चाहिए। रूसी प्रांत चेचन्या की राजधानी ग्रोज़नी में एक ईंधन केंद्र में हुए धमाकों में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। अधिकारियों ने बताया ईंधन केंद्र में धमाके के बाद आग फैल गई, जिसमें 5 अन्य लोग झुलस गए। चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव ने एक बयान में कहा कि ये मामले की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी चेतावनी। कहा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर होगा बल का प्रयोग। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर पीटीआई के विरोध को रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। साथ ही 15 अक्टूबर को होने वाला विरोध प्रदर्शन देश की अखंडता पर हमला। भारत में भुखमरी में आई कमी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत इस बार 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर आ गया। पिछले वर्ष 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर था। जीएचआई की 19वीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से वो पीछे है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज एक अहम मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की जरूरत। टीम में तो 3 मैच जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया को टीम के खिलाड़ियों की चोट ने किया परेशान। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम को अपना रन रेट उतारने की जरूरत। वहीं टीम की नजर न्यूजीलैंड के मैच पर रहेगी। भारतीय टीम ने 3 दिन में 2 मैच जीते। टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आमने सामने। ये पहला मौका जब दोनों टीमें टी20 मैच में आमने सामने। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में शनिवार को खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेट से बड़े अंतर से हराया। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की ये दूसरी जीत। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से जीत ली। शनिवार को खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये टी20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शतकीय की पारी खेली। ये संजू सैमसन का पहला टी20 शतक। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बीजिंग इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीता। आज खेले गए फाइनल में तान्या ने चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी को हराया। नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली। जोकोविच ने सेमीफाइनल में टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 7-6 से हराया। शंघाई मास्टर्स के फाइनल में जोकोविच का सामना यानिक सिनर से होना है। सिनर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी। चीन के झेंग किनविन ने वुहान ओपन के फाइनल में बनाई जगह। झेंग ने सेमीफाइनल में हमवतन वांग शिन्यू को हरा दिया। वुहान ओपन के फाइनल में झेंग किनविन का सामना एरिना सबालेंका से। सबालेंका सेमीफाइनल में कोको गॉफ को हरा चुकी है। वुहान ओपन के महिला युगल फाइनल में आज जेसिका पेगुला का और आसिया मोहम्मद की अमेरिकी जोड़ी का सामना एरिना और एना से। यूएफए नेशंस लीग में मैच में स्पेन ने डेनमार्क को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए मैच का एकमात्र गोल मार्टिन जुबिमेंडी ने किया। एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट 18 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। यूएसए के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के बाद निर्देशक क्रिस सैंडर्स ने फिल्म की सीक्वल को लेकर खुशखबरी दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन की खबर सुनने के बाद अभिनेता सलमान खान लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग को बीच में ही रद्द करना पड़ा। विजयदशमी के अवसर पर बोनी कपूर और खुशी कपूर ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के सम्मान में मुंबई में एक जंक्शन का उद्घाटन किया। फैशन वीक 2024 में डिजाइनर पायल सिंगल के लिए श्रेया सरन शो स्टॉपर बनी। जहां अनारकली पहन उन्होंने रैंप पर डांस किया, सभी का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियोज हो रही है वायरल। कृष्णा अभिषेक ने अपने मामा गोविंदा को लेकर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने मामा की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की। वही कृष्णा के वीडियो पर गोविंदा के बेटे ने भी प्रतिक्रिया दी है। पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी गरेवाल ने अपनी नई फिल्म आकाल की घोषणा की। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म में शंकर एहसान लॉय का संगीत। फिल्म बैसाखी के मौके पर होगी रिलीज। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद निर्माता अनिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म वनवास की घोषणा की। फिल्म जी स्टूडियो द्वारा रिलीज की जाएगी।
चिरंजीवी की फिल्म विशंभरा के ट्रेलर की पहली झलक आई सामने। फिल्म में चिरंजीवी और त्रिशा कृष्णन लीड रोल में। फिल्म में एक्शन और फैंटेसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा ने रिलीज के दूसरे दिन 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसी के साथ अब तक फिल्म का टोटल कलेक्शन 11 करोड़ के पार। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो ने दूसरे दिन 6.75 करोड़ की कमाई की। फिल्म का टोटल 12 करोड़ को पार कर गया। ये हालांकि आंकड़े जो हैं वो शुरुआती आंकड़े हैं। विकी विद्या का वो वाला वीडियो के निर्देशक राज शांडिल्य ने आधिकारिक बयान में मैडॉक फिल्म से पूर्व अनुमति लिए बिना रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो में स्त्री के कैरेक्टर और डायलॉग का उपयोग करने के लिए मांगी माफी। एक्टर अनुपम खेर ने अपनी आगामी फिल्म विजय 59 को जुनून, दृढ़ता और अडिग मानवीय भावना का प्रतीक बताया। विजय 59 की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर होगी। सिद्धू, रविकांत पेरुपूर, नागा वामसी की आगामी फिल्म कोहिनूर भाग 1 होगी। ये फिल्म 2026 जनवरी में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। ये वहाँ उपलब्ध है, आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।